दोस्तों आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मतलब आप जितना पैसा कमाते हो उससे ज्यादा पैसा आपने बोरो किया हुआ है, लिया हुआ है और खर्चा भी बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये सिचुएशन अभी फिलहाल श्रीलंका में होने लग रही है और इसी वजह से श्रीलंका अभी काफी बुरी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रीलंका is facing its most severe financial crisis. With the pandemic, so many people have lost their jobs, and we can see this has affected the children as well. The inflation, the prices of food is going up. These are Sri Lankan nationals fleeing their homeland because of an economic crisis. यार श्रीलंका में अगर पावर कट की बात की जाए ना तो मात्र 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है 24 घंटों में से, और स्ट्रीट लाइट्स मात्र 2 घंटे जल रही हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ये भी आपको 2 घंटे देखने को मिले। और हॉस्पिटल्स में सर्जरीज बंद कर दी हैं डॉक्टर्स ने क्योंकि दवाइयां नहीं है उनके पास। और एग्जाम्स जो है वो भी कैंसिल होने लग रहे हैं क्योंकि यार भैया एग्जाम लिखने के लिए पेपर की जरूरत पड़ती है और श्रीलंका के पास अभी पेपर्स ही नहीं है। पेपर्स की शॉर्टेज चल रही है यार। इस देश को इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1948 में। तब से पूरी दुनिया ने इस देश को इसकी जियो लोकेशन की वजह से काफी ऑप्टिमाइज तरीके से देखा है क्योंकि यार यहां पे इनके पास एसेंशियल्स खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो दिस ईयर 1.93 बिलियन डॉलर्स है और इन्हें इस साल 8.6 मिलियन डॉलर्स डेट जो है वो पे करना है। और ये जो डेट है ये कहां से आ रहा है? ये वीडियो मैंने बनाई थी, आप जाके चेक कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। दोस्तों श्रीलंका की जो प्रॉब्लम है इसको और अच्छे से हम समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत अपने पड़ोसी देश की किस तरीके से मदद कर रहा है और आज की इस वीडियो में इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। यार फ्रेंड्स अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका का जो इकोनॉमी है वो बेसिकली 2 चीजों पर डिपेंड करता है, पहला टूरिज्म और दूसरा एक्सपोर्ट, जिनमें मेजरली गारमेंट्स, टी, कोकोनट्स एंड रबर शामिल है। श्रीलंका जो है इसको पूरी दुनिया ने एक ऑप्टिमाइज तरीके से देखा। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता है, यानी इसकी जो जियो लोकेशन है वो इस तरीके से है। दोस्तों ये जो कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएसए, यूके, जापान जैसे देश डेवलप क्यों हुए? और क्योंकि इनका जो ट्रेड है वो काफी अच्छा है। और यार जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे ना उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब इन शॉर्ट अगर बहुत आसान भाषा में मैं बोलूं, और ट्रेड करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है? ट्रेड करने के लिए चाहिए होते हैं पोर्ट, और पोर्ट बनाने के लिए चाहिए होते हैं पैसे, और जो कि श्रीलंका के पास नहीं थे और नहीं है। श्रीलंका ने एक पोर्ट तो जरूर बनाया था, हम्बनटोटा, जिसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में करी थी। जो उन्होंने अपने पैसों से नहीं बनाया भैया, उधार लेके बनाया था, लेकिन बनाया जरूर था, और जो काफी घाटे का सौदा था उनके लिए। यार दुनिया जो है ना, पूरा जो वर्ल्ड है, उसने श्रीलंका को बहुत अच्छे तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से जरूर देखा था। लेकिन 1983 में जो सिविल वॉर होने लग रही थी श्रीलंका के अंदर, उसके बाद जो वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने श्रीलंका को इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं समझा। फिर 2009 में जब ये सिविल वॉर खत्म होती है, उसके बाद श्रीलंका ध्यान देता है अपने कंट्री के डेवलपमेंट्स पे। डेवलपमेंट के साथ उन्होंने सोचा कि यार एक पोर्ट तो हमारे पास अच्छा होना ही चाहिए। हम्बनटोटा भैया बहुत विशाल पोर्ट उन्होंने बनाने की सोची, और अब गए ये वर्ल्ड के डेवलपिंग कंट्रीज के पास, भैया पैसा दे दो और मैं ये जो पोर्ट है वो बना लेंगे। मतलब उनका ये सोच थी। और ये जब डेवलपिंग कंट्रीज ने इनको मना किया, उसके बाद इंडिया के पास भी गए थे, इंडिया ने भी मना किया। और तो यार इंडिया ने एक एडवाइस दी थी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, और हुआ भी वैसा ही। अब यार फाइनली जो श्रीलंका है वो जाता है चाइना के पास इस प्रोजेक्ट के लिए, और चाइना जो है वो हाँ बोल देता है कि भैया मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं, ये लो पैसे और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। और कुछ टाइम बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है, एज इंडिया प्रिडिक्टेड। और उन्होंने जिस प्रकार से एडवाइस किया था हुआ वही। चाइना की ये स्ट्रैटेजी रहती है, वो कंट्रीज में पैसा लगाता है जिन्हें चाइना की कंपनीज कंस्ट्रक्ट करती है, और वहां के बैंक्स इन्हें फंड करते हैं। और प्रोजेक्ट फेल होने पे ये कंपनीज कम दाम में वो प्रोजेक्ट खरीद लेती है। सेम ऐसा श्रीलंका के साथ होता है, जिसने ये जो पोर्ट है उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया है, और उस पैसे पे इंटरेस्ट भी ऑफ कोर्स श्रीलंका को देना पड़ेगा। वेस्ट और इंडिया की माने तो चाइना इस पोर्ट का इस्तेमाल करेगा अपनी आर्मी को रखने के लिए। और जो श्रीलंका में कंस्ट्रक्शन होने लग रहे हैं ना, उसमें से 70% कंस्ट्रक्शन चाइनीज कंपनीज के द्वारा हो रहे हैं। हम्बनटोटा के फेल होने के बाद श्रीलंकन
इकोनॉमी बुरी तरीके से फेल हो गई और वो कर्जे में आ गए। और यार जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली दो चीजों पे चल रही है, टूरिज्म एंड एक्सपोर्ट। अब टूरिज्म की बात करें तो यार पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत अच्छा चल रहा था। कोविड के बाद टूरिज्म पे बहुत भारी अफेक्ट हुआ है। जो कि बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका की ही नहीं बाकी अदर कंट्रीज में भी टूरिज्म में अफेक्ट जरूर देखने को मिला था। लेकिन श्रीलंका में मेजर हिस्सा जो आता था वो रशिया से आता था, यानी रशिया के जो टूरिस्ट है वो ज्यादा आते थे। और रशिया वर्सेस यूक्रेन की जो ये वॉर चलने लग रही है उसकी वजह से रशियन पीपल अपनी कंट्री को छोड़ के नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से जो यहाँ का टूरिज्म था वो एकदम ही ठप हो गया। मतलब ऐसा समझो कि अब जीरो के बराबर ही हो गया। एक तो कोविड सिचुएशन एंड दिस वॉर सिचुएशन। श्रीलंका ने कोविड से पहले वेट जो है वो 18% से घटाकर 5% कर दिया था ताकि लोग खर्चा ज्यादा करें, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड में लोगों ने खर्चा कम किया। अब यार ये सब तो होने ही लग रहा था, लेकिन अब बात की जाए श्रीलंका के डेब्ट का तो वो टोटल हो चुका था $10 बिलियन अभी तक। अब ये सब जो होने लग रहा है इससे हमारे भारत को क्या सीखना चाहिए? श्रीलंका सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, बेसिक चीजें भी इंपोर्ट करता था, वहां पर फार्मर्स डेवलप नहीं हुए और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वहां से आने वाला सनफ्लावर ऑयल, वीट ये भी बंद हो गया। हमें सोचना चाहिए 1960 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से भारत सब्जियों यानी कि वेजिटेबल्स जो है उसके लिए सेल्फ रिलेवेंट बन पाया। ये कितना इंपॉर्टेंट था। अब यार इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने डेफिनेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोचा था, लेकिन वहां भी उनके साथ वही हुआ जो हम्बन टोटा में हुआ। मतलब कंप्लीटली फेल उनका प्लान रहा और मैं तो कहूंगा उनके पास कोई प्लान था ही नहीं। इसी वजह से ये जो प्लान था ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये फेल हो गया। यार भारत ने 1 बिलियन क्रेडिट लिमिट श्रीलंका को दी थी, जिससे कि वो अपने बेसिक जरूरतों को फुलफिल कर पाए और हाल फिलहाल में ही ये जो लिमिट है ये $1 बिलियन से एक्सटेंड कर दी है भारत ने। फरवरी में भारत ने श्रीलंका को $500 मिलियन का लोन दिया था ताकि वो ऑयल जो है वो खरीद सके। यार हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, अगर यार ग्लोबल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होने लग रही है, कोई क्राइसिस होने लग रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हम पर भी इफेक्ट होता है। चाइना जैसी कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करके उनका फायदा उठाता है, वहीं भारत उनकी मदद करता है। तो यार यहाँ पे कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से श्रीलंका बैंकरप्ट होने लग रहा है और जो क्राइसिस है उनसे जूझ रहा है और बहुत प्रॉब्लम्स जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पे चल रही है। कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और कोई सजेशन फीडबैक आपका रहता है तो वेलकम है आपका। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।